प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 136 जाल बिछाना। पक्की खबर, वीरेंद्र सिंह मर चुका है और हरिपर्वत को जमींदोज कर दिया गया है। अधीनस्थ की दृढ़ आवाज फोन से आए। ये सुनते ही तरुण नागपाल ने ठंडी सांस खींची और फोन कटने के बाद भी देर तक सुन्न सा बैठा रहा। तरुण, क्या हुआ? युक्ता ने रजाई में लिपटे हुए पूछा। उसकी बर्फ सी सफेद त्वचा झलक रही थी और उसने अपना हाथ उसके बाजू में डाला। तरुण नागपाल गुस्से से लाल होकर उसे धक्का दे दिया। बेवकूफ औरत, तेरी वजह से मेरी किस्मत फूट गई। वीरेंद्र सिंह रणवीर रायचंद के पीछे गया और खुद मारा गया। क्या? युक्ता हक्की बक्की रह गई। गाली का गुस्सा एक पल में उड़नछू हो गया। हरिपर्वत का संप्रदाय प्रमुख, जयपुर क्षेत्र का नामचीन महागुरु रणवीर रायचंद के हाथों मारा गया। कितना खौफनाक! अब क्या करें? युक्ता घबराहट में बोली। उसे नहीं मालूम था कि रणवीर रायचंद को छेड़ने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। उसे सिर्फ अपनी चिंता थी कि रायली कैपिटल के जयपुर के सारे प्लान चौपट हो गए और क्षेत्रीय प्रबंधक की उसकी कुर्सी खतरे में पड़ गई। कोई तकिया गप से बचा नहीं सकती। जयपुर में रायली कैपिटल के सिर्फ दो लक्ष्य थे, ओबरॉय परिवार का वह राज हासिल करना और जयपुर के कारोबारी जगत पर एक छत्र राज कायम करना। अब दोनों लक्ष्य रणवीर रायचंद पर टिके हैं। पहले उसे रास्ते से हटाओ, वरना कुछ नहीं होगा। वीरेंद्र सिंह तक मारा गया तो रणवीर रायचंद कितना खतरनाक है। अब सिर्फ हत्या ही एक रास्ता बचा है, तरुण नागपाल ने दांत पीसते हुए कहा। हत्या? युक्ता काम गई। आर्यावर्त में रुद्रधाम के स्वामी को मारना, ये तो पागलपन है। वह सिर्फ रुद्रधाम का स्वामी है। रायली कैपिटल के पीछे की ताकत उससे कम नहीं, और रणवीर रायचंद मरते ही धाम बिना सिर का रह जाएगा। डरने की कोई बात नहीं, तरुण नागपाल ने ठंडे लहजे में कहा। वैसे भी इस बार मैं पूरी तैयारी लेकर आया हूँ। उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान खेल गई। तुरंत एक आदेश भेजा गया। चेतन फाटे, सुनो, रक्तचंद्र दल को लेकर रणवीर रायचंद की हत्या करो। सिर्फ सफलता, नाकामी का कोई विकल्प नहीं। जी हाँ, चेतन फाटे ने जवाब दिया। तुरंत रक्तचंद्र दल से मिला और अजमेर जिले में सांप की तरह छिपकर हमले की तैयारी करने लगा। होटल में वापस रणवीर रायचंद ने अग्नि से संपर्क किया और देव लोक टीम के ठिकाने की जानकारी मंगवाए। अग्नि ने तुरंत लोकेशन भेज दी। देवलोक के एजेंटों से पहली मुलाकात के बाद से ही रणवीर रायचंद ने जाल बिछा रखा था। जैसे ही वे आर्यावर्त में कदम रखेंगे, हर कदम पर नजर रहेगी, भले ही छद्मवेश हो। भागना आसान नहीं। धाम स्वामी, क्या अब हम देवलोक पर हमला बोलें? विक्रम ने उत्साह से पूछा। पिछली बार दिल्ली में सिर्फ 3 आए थे और धाम स्वामी ने अकेले निपटा दिया। उसे लड़ने का मौका तक नहीं मिला। इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं, सीधा मुकाबला तो मजा आएगा। नहीं, रणवीर रायचंद ने अचानक सिर हिला दिया। सीधे उन पर टूट पड़ना हमारे स्तर की बात नहीं। मैं इंतजार करूंगा जब तक वे खुद बेचैन न हो जाएं, वरना मजा कहाँ। उसकी आंखों में क्रूर चमक उभरी। क्या देवलोक बिना मेहनत के फायदा उठाना चाहता था? ठीक है, इंतजार करो। जब सारे प्लान ध्वस्त हो जाएंगे तब देखते हैं क्या करते हो। जयपुर छोड़कर भागना, ये उनकी फितरत नहीं। इतनी बड़ी टीम लेकर आए और चुपके से भाग गए तो खुद की बेइज्जती होगी। वैसे भी रणवीर रायचंद को उनका ठिकाना पता था, भले वे खुद न आए। जयपुर से जिंदा निकलना मुश्किल है। इसी बीच अजमेर जिले के बाहरी इलाके में एक पूरा पहाड़ी रिजॉर्ट बुक कर लिया गया था। रहने वाले सब विदेशी थे, पहचान अज्ञात, मगर उनकी ठंडी आभा चाकू जैसी तेज थी। रिजॉर्ट के छत वाले बगीचे में काले सूट वाला एक आदमी एक घुटने पर झुका हुआ था। काल को रिपोर्ट, ताज़ा खबर, हरिपर्वत संप्रदाय प्रमुख मर चुका है।
उसके सामने काले लबादे में पूरी तरह ढका एक व्यक्ति छतरी के नीचे बैठा था, पीठ करके। चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ भव्य मगर भयानक आभा फैली हुई थी। हरि पर्वत का संप्रदाय प्रमुख ही रणवीर रायचंद से मारा जाना स्वाभाविक है, वरना वह रुद्रधाम का स्वामी बनने लायक नहीं होता। लबादे वाले काल ने ठंडे स्वर में कहा। रायली कैपिटल की कोई हलचल? असली उम्मीद तो वहीं से थी, केवल वही रणवीर रायचंद को चुनौती दे सकते थे। रायली कैपिटल के पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख शक देश के नागपाल परिवार के युवा स्वामी कल रात अजमेर जिले पहुंचे, सूट वाले ने रिपोर्ट की। क्या लेकर आए? रक्तचंद्र दल, लगभग 10 सदस्य। ये हुई न बात, वरना जयपुर में एक लड़केबाज युवा स्वामी का क्या काम? काल ने ठंडे लहजे में कहा, सब कुछ उसके नियंत्रण में लग रहा था। रक्तचंद्र नागपाल परिवार का ट्रम्प कार्ड है और शक देश का नंबर 1 तलवार संप्रदाय। 10 सदस्य एक साथ लाना बड़ी बात है। वो लड़केबाज ज्यादा इंतजार नहीं करेगा, उन्हें पहले हमला करने दो। अगर रायली भी नाकाम रही तो रणवीर रायचंद मेरे खुद आने लायक नहीं। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। काले लबादे के नीचे ठंडी आंखें अजमेर जिले की ओर टिकी थीं, अंतहीन सर्दी से भरी हुई। रणवीर रायचंद, मैं तुझे दिखाऊंगा कि रुद्रधाम कभी नंबर 1 नहीं था। हमारे देवलोक के सामने तू बस एक छोटा किरदार है, फिर भी तूने मुझे खींच लिया है, तो जल्दी मत मरना, वो बोरिंग हो जाएगा। मगर ये अति आत्मविश्वासी काल नहीं जानता था कि उसकी हर हलचल छाया संप्रदाय की निगरानी में थी। वह रुद्रधाम को नीचा दिखा सकता था, मगर छाया संप्रदाय का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि देवलोक भी उसकी ताकत से डरता था। देवलोक टीम का ठिकाना हासिल करने के बाद रणवीर रायचंद को और भी कम जल्दी हुई। उनके पास जाना कोई बड़ी बात नहीं, मगर एक साधारण काल इसके लायक नहीं। वह इंतजार कर रहा था जब तक वे खुद सिर बाहर न निकालें, चाहे छाया संप्रदाय से उन्हें निगरानी में रखवाया हो या 2 नागराजाओं को ओबरॉय परिवार की रक्षा पर लगाया हो। हर तैयारी पूरी थी, जैसे एक विशाल जाल बिछा हो जो पूरे जयपुर को घेर चुका हो। इंतजार के दौरान रणवीर रायचंद व्यस्त रहा। दिल्ली में तैनात आकाश से संपर्क किया और कालनगर के सारे दस्तावेज भिजवाने को कहा। रुद्रधाम के अष्ट नागराजा विश्व के 8 प्रमुख क्षेत्रों की रखवाली करते थे। आकाश का क्षेत्र कालनगर था, इसलिए उसे सबसे अच्छी जानकारी थी। रणवीर रायचंद ने आकाश को 2 काम भी सौंपे। पहला, 40 साल पहले 5 महान परिवारों के गठबंधन ने कालनगर में राष्ट्रीय भाग्य मानचित्र की तलाश की थी, उस घटना में शामिल हर पक्ष की जांच करो। उसे शक था कि दूसरी मणि छीनने वाला पक्ष काल सागर से जुड़ा था, मगर ठोस सबूत चाहिए था। इसके अलावा उन महान रणनीतिकारों की भी जांच करो ताकि राष्ट्रीय भाग्य मानचित्र का पता लग सके। दूसरा, 26 साल पहले कालनगर में उनके दादा दामोदर रायचंद के हर निशान की तलाश करो। अपने फैसले से उन्हें लगता था कि दादाजी मर चुके हैं, मगर रिया ओबरॉय की बातें सही भी लगती थीं। क्या पता किसी वजह से बूढ़ा अभी भी कालनगर में जिंदा हो। अध्याय 137, हत्या का प्रयास। सारी व्यवस्थाएं करने के बाद रणवीर रायचंद अकेला होटल में रहा। दोपहर और रात का खाना होटल में ही खाया। स्वाद कुछ खास नहीं था, मगर वह कभी खाने का शौकीन नहीं रहा। उसने पहले ही रिया ओबरॉय को बता दिया था कि खाना मत भिजवाना, वह इतना नाजुक नहीं। रात के 10 बजते बजते कई छायाएं अंधेरे में भूतों की तरह होटल की ओर तेजी से बढ़ीं। विक्रम और साया होटल की बालकनी में बैठे गप्पे मार रहे थे। छोटी टेबल पर कुछ व्यंजन और बियर की कई बोतलें थीं। सोने की इच्छा नहीं थी, बल्कि डर था कि देवलोक वाले बेचैन होकर आधी रात को छिपकर हमला न कर दें। इसलिए गप्पे मारते हुए चारों तरफ नजर भी रख रहे थे। आखिर इस बार का दुश्मन बहुत ताकतवर था। भले ही छाया संप्रदाय के सदस्य देवलोक की हलचल पर नजर रख रहे थे और होटल के प्रवेश द्वार के पास रुद्रधाम के सदस्य छिपे हुए थे, फिर भी दोनों बेचैन थे। हालांकि रणवीर रायचंद ने उन्हें आराम करने को कहा था, मगर दोनों सावधान रहने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। बात यह नहीं थी कि कोई धाम स्वामी को नुकसान पहुंचा सकता है, उनकी ताकत के सामने देवलोक के काल भी कुछ नहीं। मुख्य बात ड्यूटी की थी। अगर धाम स्वामी की नींद टूटी तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने कर्तव्य में कमी की। युद्ध के मैदान पर इतना कुछ झेल चुके थे, जयपुर में इतने मजबूत दुश्मन जानकर दोनों सो नहीं पा रहे थे। साया, तुझे क्या लगता है देवलोक के कालों से हमारी ताकत की तुलना में? विक्रम ने लापरवाही से पूछा। पता नहीं, साया ने सिर हिला दिया। सच कहा, हमने कभी उनका सीधा मुकाबला नहीं किया, इसलिए कहना मुश्किल है कि कौन मजबूत है। मगर पिछली बार दिल्ली में देवलोक का अंडरवर्ल्ड किंग युद्ध कला 9वें स्तर चरम पर था। शक्ति राजा स्तर का महान गुरु काल तो उससे ऊपर हैं, शायद शक्ति देव स्तर तक पहुंच गए हों। विक्रम की आवाज में गंभीरता थी। शक्ति देव स्तर के गुरु दुनिया की चोटी पर खड़े डरावने अस्तित्व हैं, लाखों योद्धाओं को दबा सकते हैं। मेरे दिल में धाम स्वामी सबसे ताकतवर हैं, साया ने शांत स्वर में कहा। दूसरों की साधना से उसे कोई मतलब नहीं, उसकी नजर सिर्फ धाम स्वामी पर थी। तेरी प्रतिक्रिया कितनी ठंडी है यार। विक्रम ने आंखें तरेरी। क्या धाम स्वामी सबसे ताकतवर हैं, ये कहने की जरूरत थी? मेरा मतलब है, दुश्मन इतने ताकतवर हैं तो हम पीछे नहीं रह सकते।
रुद्रधाम का नाम रोशन करना है, वरना धाम स्वामी नापसंद न भी करें, मैं खुद को नापसंद कर लूंगा। हाँ, साया ने जोर से सिर हिलाया। चाहे देवलोक हो या कोई और ताकत, आर्यावर्त में गड़बड़ करने वाला कोई भी हो, उसकी मौत तय है। विक्रम ने आगे कहा। हाँ, साया ने सहमति दी, बहुत कम बोलने वाला। पुराने साया, तेरे साथ गप्पे मारना कितना बोरिंग है, विक्रम ने शिकायत की। मैं ऐसा ही हूँ, साया ने कंधे उचकाए। फिल्म देखें, विक्रम ने अचानक पूछा। हाँ, कहाँ है? साया तुरंत जोश में आ गया, पूरी तरह जाग गया। तेरी पर्सनैलिटी सच में एकदम कंसिस्टेंट है। विक्रम हंस पड़ा। फिर मुझसे मजाक कर रहा है? लड़ाई करनी है क्या? साया अचानक खड़ा हो गया। मुझे, नाग राजा दल के नेता को चुनौती। आजा। विक्रम भी पीछे नहीं हटा। कोई है? साया का चेहरा बदल गया। मुझे भी महसूस हुआ, उनकी ताकत अच्छी लग रही है। विक्रम की ठंडी आंखें चारों तरफ घूमी। मुझे हत्यारे की आभा महसूस हो रही है, साया ने तेजी से कहा। जरूर देवलोक ने भेजा है। खुद को 3 महान निषिद्ध स्थलों में से एक कहते हैं, कितने बेशर्म। विक्रम की आवाज तेज थी। आज लड़ाई के लिए सही दिन नहीं। चल देखते हैं कौन ज्यादा दुश्मन मारता है। ठीक है। दोनों ने एक साथ सिर हिलाया और तुरंत हरकत में आ गए। साया तेजी से बालकनी से कूदा और एक बड़े पेड़ पर उतरा। वहां छिपा काले कपड़ों वाला आदमी चौंक गया। उसकी हरकत कितनी गुप्त थी, फिर भी पकड़ा गया। खट। प्रतिक्रिया करने से पहले ही चाकू उसकी गर्दन पर चला और उसकी सांसें थम गईं। धड़ाम, लाश नीचे गिरी। दूसरी तरफ विक्रम का शरीर गरुड़ की तरह फैलकर दीवार की ओर उड़ा। पास पहुंचते ही नंगी आंखों से देखा कि दीवार पर चमगादड़ की तरह चिपका एक काले कपड़ों वाला आदमी था। विक्रम का हमला देखकर उसने मुड़कर देखा और हाथ से छिपा हथियार फेंका। स्विश, वह शून्य स्तर को चीरता हुआ हत्यारी आभा के साथ आया। विक्रम का चेहरा बदला, जल्दी से किनारे हटा, फिर दीवार पर पैर टेककर फिर उड़ा और उसकी गर्दन पकड़ ली। खटक, गर्दन मोड़ दी और लाश नीचे गिरी। स्विश स्विश, विक्रम और साया ने बाकियों को भी मारना जारी रखा। थोड़ी देर में 5 और लोग अंधेरे से खींचकर बाहर निकाले गए। सबके पास छिपे हथियार थे और बहुत फुर्तीले थे। सौभाग्य से वे सतर्क थे, अगर साधारण रुद्रधाम सदस्य होते तो मुकाबला नहीं कर पाते। ये हत्यारे भी जान गए कि पकड़े गए, इसलिए 4 बाहर आए और विक्रम व साया को घेर लिया। अब प्रतियोगिता बाद में, ये लोग साधारण नहीं। इन्हें तुझे सौंपता हूँ, मैं धाम स्वामी के पास जा रहा हूँ, विक्रम ने जल्दी कहा। अच्छा, साया ने सहमति दी। विक्रम तुरंत रवाना हुआ, सीधा रणवीर रायचंद के कमरे की ओर। इस वक्त रणवीर रायचंद नहाकर लाइट बंद करने वाला था। लाइट बंद होते ही अंधेरे से एक खतरनाक आभा, जहर वाले सांप जैसी, हमला कर आए। रणवीर रायचंद ने सिर्फ सहज ज्ञान से गलत महसूस किया। डरावनी बात यह थी कि उसने बचाव नहीं किया। अगले ही पल अंधेरे में ठंडी चमक चली। अंधेरे में छिपे व्यक्ति ने मुट्ठी बंद की। सफलता। स्विश, अचानक कमरे की सारी लाइटें जल उठीं, पूरा कमरा रोशन हो गया। रणवीर रायचंद के शरीर के चारों ओर प्राण शक्ति का रक्षात्मक कवच बन चुका था। एक नुकीला छोटा चाकू प्राण शक्ति पर अड़ा था, एक अंश भी अंदर नहीं जा सका। ये दृश्य देखकर अंधेरे में छिपा हत्यारा स्तब्ध रह गया। बात ये नहीं थी कि रणवीर रायचंद को पता नहीं चला, वे बस परवाह ही नहीं कर रहे थे। रणवीर रायचंद ने एक उंगली बढ़ाई, चाकू को पिंच किया और झटका दिया। स्विश, चाकू तुरंत उड़कर अंधेरे में छिपे व्यक्ति की ओर गया। बुरा हुआ, पकड़ा गया, मगर रफ्तार इतनी तेज थी कि प्रतिक्रिया का समय नहीं मिला। पफ, चाकू सीधा उसकी छाती में लगा, खून छलक पड़ा। व्यक्ति ने कराहा, कुछ नहीं बोला और निर्णायक रूप से भागा। भागने की कोशिश, अब देर हो चुकी। रणवीर रायचंद ने तुरंत हरकत की, बिजली जैसी तेजी से खिड़की पर पहुंचे। उनका बड़ा हाथ अचानक पकड़ा, एक बाजू पकड़ ली, दूसरे हाथ से उसने रणवीर रायचंद के सिर पर वार किया। अब भी विरोध। रणवीर रायचंद ने एक हाथ से जोर लगाया, बेजोड़ प्राण शक्ति फटी और विरोधी की बाजू टुकड़े टुकड़े हो गई। चीख ने रात के आकाश को चीर दिया। दूसरा हाथ, जो हमला कर रहा था, दर्द से कांप उठा। ठीक इसी पल रणवीर रायचंद ने बिना जल्दबाजी के उस हाथ पर वार किया। बैंग, जोरदार धमाके के साथ हत्यारा जोर से गिरा, खिड़की से नीचे जमीन पर पूरी तरह ढका हुआ था, चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी विक्रम कमरे में घुसा। धाम स्वामी, आप ठीक हैं? ठीक हूँ, बस एक हत्यारा आया था, रणवीर रायचंद ने उदासीनता से कहा। विक्रम चौंक गया, वह फिर भी देर से पहुंचा। वह कहाँ है? रणवीर रायचंद ने बाहर इशारा किया। चलो नीचे, आवाज के साथ वे खिड़की से बाहर उड़ गए। विक्रम ने गर्दन सिकुड़ी, इतनी ऊंचाई पर वह हार मान ले। फिर जल्दी से सीढ़ियों से नीचे दौड़ा। अध्याय 138 रक्तचंद्र बस मौत को दावत दे रहा है। बाहर गिरने की कोई आवाज नहीं आई, विरोधी की कुशलता से वह जरूर नहीं मरा। रणवीर रायचंद नीचे कूदे, होटल के बाहर उतरे। जमीन पर खून का बड़ा पोखर था। ऊपर देखा, काले कपड़ों वाला तेजी से दूर भाग रहा था। मुझे मारने आया और अब भागना चाहता है।
रणवीर रायचंद ने ठंडा हंसा, तेजी से पीछा किया। विरोधी की ताकत से घायल न होता तो भी रणवीर रायचंद से भागना असंभव था। ताकत का फर्क बहुत बड़ा था। अचानक सामने से एक कार आई और सड़क किनारे रुक गई। रणवीर रायचंद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिया ओबरॉय ने कार की खिड़की से सिर निकालकर अजीब नजरों से पूछा। भागते हत्यारे ने रिया ओबरॉय का रणवीर रायचंद का नाम पुकारना सुना। आंखों में क्रूरता चमकी और तुरंत कार की ओर दौड़ा। जल्दी खिड़की बंद करो, रणवीर रायचंद ने जोर से चिल्लाया। रिया ओबरॉय ने काले कपड़ों वाले को अपनी ओर दौड़ते देख कुछ समझ गई और तुरंत खिड़की बंद कर दी। मगर देर हो चुकी। हत्यारे की रफ्तार बहुत तेज थी। एक उल्टी डांट ने कार की खिड़की तोड़ दी। फिर वह पैसेंजर सीट पर कूदा, रिया ओबरॉय को बंधक बनाने की नीयत से। हरामी, रणवीर रायचंद ने भौहें चढ़ाईं, सारी प्राण शक्ति उमड़ आए और पागलों जैसी तेजी से पीछा किया। हत्यारे ने बचे हाथ से उल्टी डांट रिया ओबरॉय की गर्दन पर रखी। मेरे आदेश मानो, गाड़ी चलाओ, जाओ। रिया ओबरॉय ने पीछे दौड़ते रणवीर रायचंद को देखा। हरामी, चलाओ वरना मार डालूंगा, काले कपड़ों वाले ने गर्जा। शक देश का आदमी। रिया ओबरॉय के चेहरे पर हैरानी आई। उसके पास कोई चारा नहीं था। एक्सीलेटर दबाया, कार ने तीखा मोड़ लिया, गरज के साथ इलाका छोड़ दिया। रणवीर रायचंद रुक गए। भले विरोधी कार में हो, उसे मारने का तरीका था। उनकी ताकत से विरोधी भाग नहीं सकता, मगर कार में रिया ओबरॉय थी, उसकी जान हत्यारे के हाथ में। अगर जल्दबाजी की तो रिया ओबरॉय खतरे में पड़ जाएगी। धाम स्वामी, वो आदमी कहाँ है? विक्रम तेजी से दौड़ता आया। हत्यारा गायब देखा। रिया ओबरॉय को बंधक बनाकर भाग गया। रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा। रिया ओबरॉय। विक्रम हैरान, इतनी रात को वह यहाँ क्या कर रही थी? पता नहीं, रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। किसी को जिंदा पकड़ा। जब मैं ऊपर गया, साया 4 हत्यारों से निपट रहा था, पता नहीं क्या हुआ। विक्रम ने जल्दी कहा। चलो, रणवीर रायचंद ने तुरंत आदेश दिया। जब वे साया के पास पहुंचे, साया ने 3 को निपटा दिया था और आखिरी को खत्म करने की प्रक्रिया में था। एक को जिंदा छोड़ो, रणवीर रायचंद ने चिल्लाया। जी। साया ने तुरंत रुका, विरोधी पर पैर रखकर उसे हिला नहीं पाने दिया। तुम लोग कौन हो? रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में पूछा। देवलोक ने भेजा था ना? विक्रम ने हैरानी से पूछा। साया भी हैरान दिखा। सबको लगा देवलोक ने भेजा है। हत्यारे ने ठंडा हंसा, कुछ नहीं बोला। उसका असली चेहरा देखें, रणवीर रायचंद ने आदेश दिया। जी। साया ने झुककर विरोधी के चेहरे से काला नकाब हटाया। अरे, शक देश का आदमी। साया और विक्रम ने लगभग एक साथ कहा। हत्यारा सच में शक देश का था। हालांकि देवलोक का प्रभाव विश्वव्यापी है, इसलिए शक देश के लोग होना सामान्य है। ऐसा सोचकर दोनों ने हैरानी दबा ली। रायली कैपिटल का आदमी? रणवीर रायचंद ने पूछा। ये शब्द सुनते ही साया और विक्रम फिर हैरान। देवलोक से कोई लेना देना नहीं, रायली कैपिटल ने भेजा है। हत्यारा अभी भी नहीं बोला। रणवीर रायचंद को तिरस्कार भरी नजर से देखता रहा। बोलेगा नहीं, एक बाजू तोड़ो, रणवीर रायचंद ने आदेश दिया। जी। साया ने सिर हिलाया, फिर स्नैप की आवाज के साथ विरोधी की बाजू मोड़ दी। आह! हत्यारा दर्द से चीखा। अभी भी नहीं बोलेगा, दूसरी बाजू तोड़ो, रणवीर रायचंद ने फिर आदेश दिया। स्नैप! साया ने फिर हमला किया, क्रूर तरीके से दूसरी बाजू तोड़ दी। हत्यारा दर्द से पसीना पसीना हो गया। अभी भी नहीं, रणवीर रायचंद ने पूछा। हरामी, हिम्मत है तो मार डाल। हत्यारा चीखा, आंखें नफरत से भरी। मुझे मारने तुम ही आए थे ना? रणवीर रायचंद ने व्यंग्य से कहा, फिर आदेश दिया। साया, कुछ भेड़िए ढूंढो और इसे उनके पिंजरे में डाल दो जब तक सहयोग न करे। ठीक है, साया ने सहमति दी। ये शब्द सुनकर हत्यारे का चेहरा पीला पड़ गया। घबराकर चिल्लाया, नहीं। बोलता हूँ, हमें युवा स्वामी नागपाल ने भेजा था। युवा स्वामी नागपाल? रणवीर रायचंद ने भौहें चढ़ाईं। पहले देखी रायली की जानकारी याद आई। नागपाल परिवार से? हाँ, नागपाल परिवार के युवा स्वामी पूर्वी जिले के अध्यक्ष। वे कल रात हम सबके साथ अजमेर जिले पहुंचे, खास तौर पर आपको निपटाने। इतनी दूर से मुझे निपटाने आए? रणवीर रायचंद की आंखों में हत्यारी चमक आई। रक्तचंद्र से हो? हाँ, हत्यारे ने सिर हिलाया। सच में? रणवीर रायचंद ने गहराई से सिर हिलाया। रक्तचंद्र शक देश की टॉप ताकत है और तलवार संप्रदाय का नेता। इसका समर्थक नागपाल परिवार का मुखिया है। इस संगठन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी नामचीन है और कई हत्याओं में शामिल रहा है। इस बार उन्होंने निशाना रणवीर पर साधा। कितनी हिम्मत! रक्तचंद्र के लोग रुद्रधाम से टकराने की हिम्मत कर रहे हैं, मौत को दावत दे रहे हो। विक्रम गुस्से में बोला। चुप रहने वाला साया भी ठंडी नजर से देखता रहा। अगर देवलोक होता तो अलग बात, मगर साधारण रक्तचंद्र हमारे धाम स्वामी की हत्या की कोशिश करे, सच में मौत मांग रहा है। बता, तुम्हारा युवा स्वामी कहाँ ठहरा है और भागा हुआ वो कौन है? रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में गर्जा। हाँ, वो हत्यारा अब कुत्ते जैसा डरपोक होकर सब कुछ बता दिया। सुनने के बाद रणवीर रायचंद की आंखों में हत्यारी चमक उभरी।
भागा हुआ हत्यारा उस दिन युक्ता के साथ आए शक देश का आदमी था, नाम चेतन फाटे, वह भी रक्तचंद्र का कोर सदस्य, इस हत्या अभियान का जिम्मेदार। अजमेर नंबर 1, ये वो होटल है जहां तरुण नागपाल ठहरा है। बेशक चेतन फाटे रिया ओबरॉय को बंधक बनाकर सब कुछ तरुण नागपाल को रिपोर्ट करेगा। विक्रम, साया, मेरे साथ अजमेर नंबर 1 चलो, रणवीर रायचंद ने तुरंत आदेश दिया। ठीक है, दोनों ने निर्णायक सहमति दी। उस हत्यारे का तो सीधा हिसाब कर दिया गया। देर रात एक सफेद मासेराती सीधा अजमेर नंबर 1 की ओर दौड़ी। ड्राइव कर रही थी रिया ओबरॉय। उसकी गर्दन पर चाकू अड़ा था, कभी नहीं हटा। भले डर लग रहा था, फिर भी वह अपेक्षाकृत शांत थी, समझ रही थी कि जल्दबाजी नहीं कर सकती, पहले विरोधी को स्थिर रखना है। रणवीर रायचंद जरूर कोई तरीका सोचेंगे मुझे बचाने का। समय खींचने के लिए उसने जानबूझकर कार धीरे चलाई। तेज चलाओ वरना मार डालूंगा। हत्यारे ने जोर लगाया। चाकू ने रिया ओबरॉय की गर्दन की त्वचा काटी, थोड़ा खून निकला। उसने गहरी सांस ली। कोई उपाय नहीं था, उम्मीद सिर्फ भाग्य पर। अजमेर नंबर 1 होटल के अंदर तरुण नागपाल एग्जीक्यूटिव सूट के डाइनिंग रूम में रेड वाइन पीता हुआ सामने के दृश्य का मजा ले रहा था। युक्ता जालीदार ड्रेस में थी, लगभग पूरी पारदर्शी, कारपेट पर खड़ी होकर मेहनत से कमर मटका रही थी। युवा स्वामी तरुण, मुझे सच में डांस नहीं आता, युक्ता शर्माते हुए बोली। हरामी, तरुण नागपाल तुरंत गरजा, सब तेरी बदकिस्मती की वजह से इस युवा स्वामी का मूड बहुत खराब है। अच्छे से डांस करके खुश करो, वरना जयपुर की जनरल मैनेजर की पोस्ट तुरंत बदल दी जाएगी। ऐसा मत करो, मैं अच्छे से डांस करूंगी, युक्ता ने जल्दी कहा। बेतहाशा कमर मटकाए, उसकी मोहक काया की लकीरें बेहद लुभावनी थीं। हे, तरुण नागपाल खुशी से मुस्कुराया। रेड वाइन पीता हुआ लड़की का डांस देखता रहा। अगर रक्तचंद्र टीम फिर रणवीर रायचंद को मार दे तो और भी परफेक्ट। हा, ऐसा सोचकर तरुण नागपाल और जोर से हंसा। पीली दांतों की 2 कतारें दिखाईं। ठीक उसी पल फोन अचानक बजा। आखिरी अच्छी खबर आ गई। तरुण नागपाल तुरंत फोन उठाने गया। चेतन फाटे, मिशन पूरा हुआ। अध्याय 139 तरुण नागपाल का वध। अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। क्या कहा? मिशन फेल हो गया और सिर्फ तू ही जिंदा वापस आया। फोन पर चेतन फाटे की रिपोर्ट सुनकर तरुण नागपाल का चेहरा ऐसा भयानक हो गया जैसे किसी को निगल जाएगा। उसने मुक्का मेज पर दे मारा। वाइन ग्लास उछला, फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गया। युक्ता डर से ठिठक गई, चेहरे पर सदमा साफ दिखा। हत्या फेल हो गई। अगर रणवीर रायचंद से निपट नहीं सके तो उसकी क्षेत्रीय प्रमुख की कुर्सी खत्म। हरामी, रणवीर रायचंद को मारने में भी फेल हो गए कचरे। तरुण नागपाल ने फोन में गरजा। गुस्सा निकालने के बाद आदेश दिया, रिया ओबरॉय को मेरे पास लाओ। कुछ मिनट बाद खून से लथपथ चेतन फाटे रिया ओबरॉय को घसीटता हुआ सूट में लाया। वाह, कितनी खूबसूरत है। तरुण नागपाल की आंखें चमकी, गुस्सा आधा पिघल गया। वह तेज कदमों से पास आया, नजदीक से देखा, आंखों की चमक और तेज हो गई। बिल्कुल स्टनिंग। आर्यावर्त की औरतें सच में हसीनाएं हैं। तुम कौन हो? रिया ओबरॉय ने ठंडे स्वर में पूछा। रायली कैपिटल के पूर्वी जिले के अध्यक्ष, नागपाल परिवार के युवा स्वामी तरुण नागपाल। खुशी हुई। तो तुम रायली के लिए काम करते हो? लाल गठबंधन को सपोर्ट करके ओबरॉय परिवार के खिलाफ जाना काफी नहीं था। रणवीर रायचंद के पीछे हत्यारे भेजना तो मौत को न्योता देना है। रिया ओबरॉय ने तीखा कहा। मुझे इस तरह बात करने की हिम्मत? तरुण नागपाल ने जोरदार थप्पड़ मारा। तुम जैसे बेशर्मों से तो ये भी विनम्रता है, रिया ओबरॉय ने घूरकर जवाब दिया। कितनी हिम्मत? ओबरॉय परिवार से मुझे लंबे समय से नफरत है। रणवीर रायचंद को न मार सके तो तुम्हें छीनना भी ठीक है। उसने गरजा। तुम क्या करने वाले हो? रिया ओबरॉय ने सतर्क होकर पूछा। तुम ओबरॉय परिवार की युवा कुंवारी हो, तुम्हें बंधक बनाकर वे मेरे आदेश मानेंगे न? उसने व्यंग्य से कहा। नीच, उसने थूका। हा, जितना गाली देना है देख, तेरी जान मेरे हाथ में है। मगर ओबरॉय परिवार को निचोड़ने से पहले इस हसीना का मजा लूंगा। उसने दुष्ट हंसी। उसे देखो, वही ड्रेस पहनो और मेरे लिए डांस करो। रिया ओबरॉय ने युक्ता की ओर देखा। उसे पहले कई बार मिल चुकी थी। न सोचा था कि रायली की जयपुर प्रमुख अपनी पीठ से तरक्की करती है। शर्मनाक। युक्ता शर्म से लाल हो गई, फिर तीखा बोली, युवा स्वामी तरुण की सेवा करना मेरी इज्जत है, तुझे क्या? बेशर्म, रिया ओबरॉय ने तिरस्कार से कहा। रिया ओबरॉय, अभी मेरे कहे अनुसार करो वरना मार डालूंगा। तरुण नागपाल ने जहरीला धमकी दी। मारना चाहो तो मारो, फिर भी नहीं करूंगी। उसने दृढ़ता से कहा। मुझसे विरोध करने की हिम्मत? नीच। उसने बेल्ट उतारी। आज तुझे झुकाकर रहूंगा। चेतन फाटे ने एक बाजू से रिया ओबरॉय को दबाया। वह बेबस थी। स्विश, बेल्ट हवा चीरती हुई आई। बूम क्रैक, अचानक कमरे में भूकंप जैसा धमाका हुआ। सब चौंक गए। सूट का दरवाजा विशाल ताकत से फट पड़ा। धुआं उड़ा। क्रैक, दीवारों पर अनगिनत दरारें फैल गईं। कितनी डरावनी ताकत! तरुण नागपाल और बाकी सब स्तब्ध रह गए।
स्विश, एक आकृति धुंधली सी अंदर आई, किसी को साफ देखने से पहले ही चेतन फाटे को लात मारकर उड़ा दिया। उसने बेल्ट छीनी और तरुण नागपाल पर कोड़े जैसा वार किया। बैंग, प्राण शक्ति से भरी बेल्ट ने डंडे जैसा प्रहार किया। तरुण नागपाल डाइनिंग टेबल पर उड़ गया। क्रैश, ग्लास टेबल टॉप फट गया। कांच के टुकड़े उसे खून से नहला दिए। तुम ठीक हो? शांत आवाज गूंजी। रिया ओबरॉय ने मुड़कर देखा। उसे देखते ही आंखें खुशी से चमक उठीं। आवाज सुनने की जरूरत नहीं थी, उसे पता था वही होंगे। रणवीर रायचंद, ठीक हूं, उसने जल्दी कहा। अच्छा। रणवीर रायचंद सीधा तरुण नागपाल की ओर बढ़े। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? तरुण नागपाल कांच के टुकड़ों में पड़ा कर रहा। मुझे मारना चाहते थे न? मैं आ गया, मारो। रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा। भयानक आभा फटी, जैसे कोई राक्षस देव उतरा हो। पूरा कमरा कांप उठा। उस दबाव में तरुण नागपाल की रूह कांप गई। रणवीर रायचंद, वह चीखा, कांपता हुआ। इतनी जल्दी मुझे कैसे ढूंढ लिया? कितना डरावना। चेतन फाटे, मेरी रक्षा कर, तरुण नागपाल चिल्लाया। चेतन फाटे उठने की कोशिश की, मगर एक मुंह से फिर उड़ गया। इस घटिया कुशलता से हमारे धाम स्वामी को मारने की सोची। खुद को ज्यादा समझ लिया, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। बैंग, चेतन फाटे फर्श पर गिरा, मुंह से खून उगला। युक्ता ने मुंह ढक लिया, डर से। ताकतवर चेतन फाटे, जिसे तरुण नागपाल ने जयपुर पर एक छत राज के लिए भेजा था, उसे लगभग अजेय समझती थी। रणवीर रायचंद से बात करने में इतना आत्मविश्वास था, मगर चेतन फाटे रणवीर के अधीनस्थ से नहीं जीत सका, खुद रणवीर से तो बात ही अलग। तब उसे समझ आया कि रणवीर रायचंद कितना भयानक है। रुद्रधाम स्वामी का खिताब यूं ही नहीं। बूम, विक्रम ने फिर वार किया। चेतन फाटे पर पैर रखकर उसे परलोक भेज दिया। धाम स्वामी की हत्या की हिम्मत देवलोक ने भी नहीं की थी। चेतन फाटे को मरते देख तरुण नागपाल के दांत किटकिटाने लगे। अभी भी मुझे मारना चाहते हो? रणवीर रायचंद उसके ऊपर देवता जैसे खड़े थे, कीड़े को देखते हुए। तरुण नागपाल ने कड़वा घूंट पिया। रणवीर रायचंद, मैं नागपाल परिवार का युवा स्वामी हूं और रायली कैपिटल का पूर्वी जिला अध्यक्ष। मेरे बाल का एक रेशा भी छू लिया तो रायली और हमारे परिवार दोनों का अपमान करोगे। बूम, बात पूरी होने से पहले रणवीर रायचंद ने उसकी बाजू पर पैर रखा। क्रंच क्रंच, कांच के टुकड़े मांस में घुस गए, खून बह निकला। तरुण नागपाल दर्द से चीखा। जानते हो यहाँ कहाँ हो? आर्यावर्त, वह हकलाया। तो तुम्हारे वो खिताब यहाँ बेकार हैं। रणवीर रायचंद ने गर्जा। आर्यावर्त की धरती पर दर्जा दिखाना मजाक था। रायली के पास एक मणि है। रणवीर रायचंद ने अचानक पूछा। कौन सी मणि? तरुण नागपाल पूरी तरह हैरान। लगता है रायली की जानकारी अधूरी है। अब तुम मर सकते हो, रणवीर रायचंद ने सपाट कहा। मुझे मत मारो। तरुण नागपाल का चेहरा सफेद पड़ गया, घबराकर गिड़गिड़ाने लगा। जो मेरे दुश्मन बनते हैं, वे मौत का रास्ता चुनते हैं। रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में घोषणा की। पैर दबाया। बूम, धमाके के साथ तरुण नागपाल का शरीर फट गया, तुरंत मौत। अध्याय 140, नागपाल परिवार का क्रोध। युक्ता फिर चीखी, फर्श पर लाश को डर से देखती हुई। तुमने सच में युवा स्वामी नागपाल को मार डाला? नहीं मार सकता। रणवीर रायचंद ने युक्ता की ओर देखा। पहली मुलाकात में उसे लगा था वह कारोबारी एलीट जैसी है। कौन सोचता कि दर्जे के लिए शरीर बेचेगी, शक देश के आदमी से मिलकर अपने ही देशवासियों से गद्दारी करेगी। रणवीर रायचंद की ठंडी नजर में युक्ता कांप गई। उसने तरुण को मारने की हिम्मत की। वह क्या चीज है? मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं देखूंगी, वह घबराकर गिड़गिड़ाई। क्या मुझे परवाह है? रणवीर रायचंद ने उदासीनता से कहा। युक्ता का चेहरा मौत जैसा सफेद पड़ गया। मिस्टर रणवीर, मुझे मत मारो, जो चाहो करूंगी। इशारा साफ था। रणवीर रायचंद ने उसे ठंडे से देखा। पतली गाउन में लिपटी, हर वक्त दिख रहा था। युक्ता लगभग नंगी थी, हाथों से जरूरी जगहें ढकी हुई, चेहरे पर शर्मीली लाली। रुचि नहीं, रणवीर रायचंद ने सपाट कहा, नजर फेर ली। युक्ता स्तब्ध रह गई। उसकी खूबसूरती और काया विश्व स्तर की थी। अनगिनत कारोबारी उसे पाने के सपने देखते थे, मगर अब इतनी उत्तेजक ड्रेस में भी रणवीर रायचंद अप्रभावित, जैसे वह हवा हो। विक्रम, निपटा दो, रणवीर रायचंद ने आदेश दिया। फिर रिया ओबरॉय को इशारा किया। चलो। विक्रम ने युक्ता को देखकर आह भरी। गंदा काम हमेशा उसे मिलता है। औरत हो सकती है, मगर तरुण नागपाल से जुड़ी और धाम स्वामी की हत्या की साजिश रची, कोई रास्ता नहीं बचता। चालाक युक्ता ने जैसे ये समझ लिया, चेहरा रंगहीन हो गया। मिस्टर रणवीर, प्लीज मुझे छोड़ दो, जो चाहो करूंगी। जितना गिड़गिड़ाए, रणवीर रायचंद ने अनसुना किया और सूट से बाहर निकल गए। होटल के बाहर रणवीर रायचंद ने रिया ओबरॉय की गर्दन का घाव देखा। हॉस्पिटल ले चलूं? ठीक है, थोड़ी देर में खुद चली जाऊंगी, रिया ओबरॉय ने शर्माते हुए कहा। फिर परेशान किया। तुम न भी होती तो मैं यहाँ तूफान मचा देता, रणवीर रायचंद ने ठंडे से कहा। न सोचा था रायली इतनी हिम्मत करेगा कि तुम्हारे पीछे हत्यारा भेजेगा, रिया ओबरॉय गुस्से में बोली।
मैंने उनके जयपुर का प्लान चौपट किया। वे मुझे मरता देखना चाहते हैं मगर आग से खेल रहे हैं। रणवीर रायचंद ने ठंडी मुस्कान दी। तभी विक्रम और साया होटल से बाहर आए। धाम स्वामी, हो गया? अच्छा, रायली का जयपुर ब्रांच खत्म। ओबरॉय परिवार को आगे का पता है ना? रणवीर रायचंद ने मुस्कुराते हुए पूछा। युक्ता, जयपुर प्रमुख मर चुकी, पूर्वी अध्यक्ष भी मारा गया, समर्थित लाल गठबंधन दिवालिया, जयपुर में रायली का कुछ नहीं बचा। इस शहर में अब वे पूरी तरह अप्रासंगिक। मैं दादाजी को बताऊंगी कि तुरंत आदेश जारी करें, जयपुर के कारोबारी जगत को स्थिर करो, रायली के सारे निशान मिटाओ और ऐसा फिर कभी न हो, रिया ओबरॉय ने निर्णायक कहा। फिर जिज्ञासा से, इस मौके का फायदा उठाकर रायचंद परिवार का कारोबार यहाँ नहीं बढ़ाओगे? मेरा लक्ष्य रायचंद परिवार को फिर उठाना है, पूंजीपति बनना नहीं। हमारी जड़ें पूर्व देश में हैं, कारोबार फैल भी जाए तो दूसरे इलाकों को भूखे भेड़िए जैसे नहीं लूटेंगे। पिता की शुरुआती कारोबारी सोच से प्रभावित रणवीर रायचंद मानते थे कि अच्छा उद्यम स्थानीय समृद्धि लाता है, खून नहीं चूसता। रिया ओबरॉय की आंखों में प्रशंसा चमकी। वैसे इतनी रात को मुझे क्यों ढूंढ रही थी? रणवीर रायचंद ने पूछा। दोस्तों से डिनर किया, रेस्तरां की सिग्नेचर डिश पैक कराए और तुम्हारे लिए लाई थी चखने को, रिया ओबरॉय ने कहा। अपनी मासेराती के पास जाकर कई बैग निकाले। अरे नहीं, ग्रेवी गिर गई, शायद खराब हो गया। वह परेशान दिखी। बस थोड़ी ग्रेवी गिरी है, खाने लायक है, रणवीर रायचंद ने बेपरवाह कहा। विक्रम को बैग लेने को कहा। मिडनाइट स्नैक के लिए शुक्रिया, मगर फिर खाना मत लाना, रणवीर रायचंद ने मुस्कुराते हुए कहा। साया, कुंवारी ओबरॉय को हॉस्पिटल छोड़ो। जी हाँ, साया ने सिर हिलाया। रिया ओबरॉय से अलविदा कहकर रणवीर रायचंद विक्रम के साथ चले गए। रिया ओबरॉय की आंखों में निराशा की छाया गुजरी। उसे लगा था रणवीर खुद छोड़ने आएंगे। अनन्या शर्मा, मैं सच में तुमसे जलती हूँ। होटल वापस पहुंचते पहुंचते आधी रात हो चुकी थी। रणवीर रायचंद सीधा सोने चले गए। इस हत्या के प्रयास के बाद विक्रम ने ढील नहीं दी। हर रुद्रधाम सदस्य को ऊंची सतर्कता पर रखने का आदेश दिया। अगले दिन एक खबर ने जयपुर के कारोबारी हलकों में हलचल मचा दी। रायली कॉरपोरेशन की जयपुर प्रमुख मिस युक्ता अचानक दुर्घटना में मर गईं। साथ ही ओबरॉय परिवार के नेतृत्व में बड़ी कंपनियों ने रायली कैपिटल पर अवैध प्रतिस्पर्धा और लाल गठबंधन से संबंध के आरोप लगाए। जल्दी ही स्थानीय अधिकारियों ने रायली का जयपुर मुख्यालय सील कर दिया। और ठीक उसी वक्त एक और विस्फोटक अफवाह चुपके से फैली। मिस युक्ता के साथ रायली कैपिटल के पूर्वी अध्यक्ष भी मारे गए। क्षेत्रीय अध्यक्ष और जयपुर प्रमुख दोनों मर गए। कुछ गड़बड़ साफ थी। कुछ ने लाल गठबंधन के पतन से जोड़ा और अंदाजा लगाया कि रायली ने किसी बड़ी ताकत को छेड़ दिया। मगर पूरे जयपुर में रायली को छूने की हिम्मत करने वाला कोई नहीं मिला। पुराना ओबरॉय परिवार ताकतवर था, मगर हाल के सालों में लाल गठबंधन ने दबाया था। रायली से कैसे मुकाबला करते? जयपुर का कारोबारी जगत गपशप में डूबा था। खबर शक देश के नागपाल परिवार तक पहुंची। युवा स्वामी आर्यावर्त में मारा गया। ये परमाणु बम जैसा था, पूरे परिवार को हिला दिया। पक्की खबर? नागपाल कुलपति ने अधीनस्थ से पूछा। कुलपति, बिल्कुल सच्ची। युवा स्वामी जयपुर में मारे गए, लाश तक नहीं मिली। हरामी, हर्षवर्धन नागपाल गर्जा, आंखों में अंतहीन हत्यारी चमक। अधीनस्थ घुटनों पर गिर पड़ा, कांपता हुआ। नागपाल युवा स्वामी को मारना आकाश फाड़ने जैसा था। जरूर रणवीर रायचंद ने किया। कुलपति गर्जा, नागपाल परिवार रायली कैपिटल का बड़ा शेयर होल्डर था। उसे हर बारीकी पता थी कि रणवीर रायचंद ने जयपुर प्लान कैसे चौपट किया। तरुण नागपाल को भेजा था मामला सुझाने, यहाँ तक कि रणवीर से निपटने के लिए 10 रक्त एलीट भेजे थे। मगर अब खबर आई कि उसका बेटा तरुण नागपाल मर गया, लाश तक नहीं। अगर रणवीर रायचंद नहीं तो कौन? मेरा बेटा मारा, हर्षवर्धन नागपाल का वारिस। भले तू रुद्रधाम का स्वामी हो, मैं तुझे बिना कब्र के मरवा दूंगा। कुलपति का क्रोध भरा गर्जन पूरे विला में गूंजा। कुलपति, क्या कुंवारी इशिता पूरे रक्तचंद्र को लेकर आर्यावर्त जाएं और रणवीर रायचंद को मार डालें? अधीनस्थ ने पूछा। मूर्ख, हर्षवर्धन नागपाल ने गाली दी। अधीनस्थ इतना डरा कि पेशाब निकल गया, सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। अध्याय 141, आखिरकार मिलन। भले ही वो इतना ताकतवर न हो, लेकिन वो रुद्रधाम का धाम स्वामी है। सीधे बदला लेने जाना तो खुद मौत को दावत देना है न। हर्षवर्धन नागपाल ने ठंडे लहजे में कहा। उसके दिमाग में एक परफेक्ट प्लान पहले से ही बन चुका था। उसने तुरंत फोन मिलाया। इशिता, तेरे भाई को आर्यावर्त में मार डाला गया। तरुण को मार डाला। इस वक्त शक देश के एक रहस्यमयी जगह पर एक ठंडी और खूबसूरत औरत, सामुराई लबादा पहने, बालों को गांठ बांधे, जमीन पर पद्मासन में बैठी थी, बिल्कुल पाइन के पेड़ जैसी अटल। ये खबर सुनते ही उसकी आंखों से एक ठंडी हत्या की मंशा फूट पड़ी और चारों तरफ की खामोशी एकदम से तूफानी हवाओं में बदल गई। किसने किया? रणवीर रायचंद ने, रुद्रधाम का धाम स्वामी। हिस, ये नाम सुनते ही इशिता नागपाल ने सांस खींची। उसकी आंखों में हैरानी और गंभीरता छा गई। पिछले पल की उफनती हत्या की मंशा आधी से ज्यादा ठंडी पड़ गई।
रक्तचंद्र संगठन का लीडर भी रुद्रधाम के धाम स्वामी का नाम सुनकर सावधान हो जाता था। रुद्रधाम ने दुनिया भर की ताकतों को दबाया हुआ था। जब रुद्र सेना निकलती थी तो घास भी नहीं उगती थी और रक्तचंद्र को भी 3 फीट पीछे हटना पड़ता था। और रुद्रधाम का धाम स्वामी रणवीर रायचंद तो देवता जैसा शख्स था। उसने कभी 10 राज्य गठबंधन को अकेले नेस्तनाबूद किया था और संत बन गया था। उसके सामने कौन टिक सकता था। मेरा भाई व्यर्थ नहीं मरेगा, भले ही हत्यारा रणवीर रायचंद ही क्यों न हो। थोड़ी देर की खामोशी के बाद इशिता नागपाल ने ठंडे स्वर में कहा, बिल्कुल, तरुण व्यर्थ नहीं मरेगा। हमारे पीछे रायली कैपिटल है और उसके पीछे की विशाल ताकत रुद्रधाम से डरने वाली नहीं। लेकिन रणवीर रायचंद को सीधे मारना बहुत जोखिम भरा है, इसलिए मेरे पास एक प्लान है, हर्षवर्धन नागपाल ने फोन पर समझाया। सुनने के बाद इशिता नागपाल की आंखों में ठंडी चमक उभरी और उसने जोर से सिर हिलाया। समझ गई। वो तुरंत खड़ी हुई। एक तेज तलवार उसके हाथ में उड़कर आई और उसकी देह एक पल में गायब हो गई। बांस के जंगल में हवा जोर से लहराई, पत्तियां सरसराई। इशिता नागपाल की शक्ल को निगल गई। रायली मुख्यालय को भी जयपुर की घटनाओं की खबर मिली और ऊंचे अफसरों का खून खौल उठा। जयपुर में उनकी 2 बड़ी योजनाएं फेल हो गईं और महान पूर्वी क्षेत्र का प्रेसिडेंट खो दिया। रायली कैपिटल की इज्जत को गहरा धक्का लगा। रायली परिवार भी गुस्से से भर उठा और तुरंत गुप्त मीटिंग बुलाई। मीटिंग में हर्षवर्धन नागपाल ने अपना प्लान पेश किया, जिसे सबने मंजूरी दे दी। उसी दिन रायली कैपिटल ने तेजी से कर्मचारियों को निकाला, लीज खत्म की और जयपुर से पूरी तरह पीछे हटने की तैयारी की। इस वक्त होटल के अंदर विक्रम की रिपोर्ट सुनकर रणवीर रायचंद का चेहरा ठंडा पड़ गया। पूरी हार के बाद पीछे हटना चाहते हैं। ये लोग तो हिसाब किताब अच्छे से लगा चुके हैं। उसने कल रात रिया ओबरॉय से कहा था कि जयपुर में रायली से जुड़ी सारी कंपनियां अब कंट्रोल में हैं, सरकारी जांच का इंतजार है। इसके लिए उसने विक्रम को खास तौर पर लोकल विभागों से बात करने को कहा था। अगर रायली को अरबों का जुर्माना न लगा तो वो सस्ते में छूट जाएंगे। देखते हैं ये बदमाश कंपनी रायली कैपिटल अब आर्यावर्त में घमंड दिखाने की हिम्मत करती है या नहीं। विक्रम ने कहा। दिल को बड़ी राहत मिली। अचानक कुछ याद आया। उसने जल्दी से पूछा, धाम स्वामी, क्या हम सीधे शक देश जाकर रक्तचंद्र को नेस्तनाबूद कर दें, ताकि आगे परेशानी न करें। रक्तचंद्र तो बस एक छोटा संगठन है, हमें खुद उन्हें खत्म करने की जरूरत नहीं, वो खुद दरवाजे पर आएंगे, रणवीर रायचंद ने उदासीन स्वर में कहा। रक्तचंद्र अभी भी बदला लेने की हिम्मत करेगा। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। तरुण नागपाल परिवार का युवा स्वामी था। जयपुर में उसकी अचानक मौत से नागपाल परिवार गुस्से से भर जाएगा। ये उनकी अपनी पसंद पर निर्भर है, रणवीर रायचंद ने शांत स्वर में कहा। खैर, अगर वो आए तो आर्यावर्त से जिंदा नहीं जाएंगे। रक्तचंद्र शक देश में टॉप ताकत था, लेकिन रुद्रधाम के सामने कुछ भी नहीं। ये अभी रणवीर रायचंद को सोचने की जरूरत नहीं थी। जयपुर में रायली की तैनाती को पूरी तरह पीछे धकेलने के बाद अब उसका पूरा ध्यान देवलोक पर था। रणवीर रायचंद ने अग्नि से फिर संपर्क किया, हालात पूछने। संप्रदाय नेता को रिपोर्ट। देवलोक वालों ने कोई हलचल नहीं की। अग्नि पूर्व देश में थी, लेकिन छाया संप्रदाय के मुखबिर हर जगह थे। सब कुछ कंट्रोल में था। उन पर नजर रखो, कोई हलचल हो तो तुरंत मुझे बताओ, रणवीर रायचंद ने आदेश दिया। लाल गठबंधन टूटा, रायली पीछे हटी और देवलोक की मछली पकड़ने की योजना पूरी तरह नाकाम हो गई। वो और बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये उसे विश्वास नहीं था। ... इस वक्त अजमेर जिले के बाहरी इलाके में पहाड़ी विला में भैरव अभी भी छत पर बैठा था, काले लबादे में लिपटा, चेहरा साफ नहीं दिख रहा। रिपोर्ट। भैरव जी, नागपाल परिवार का युवा स्वामी मर चुका है और उसके साथ आए सारे रक्तचंद्र सदस्य नेस्तनाबूद। रायली ने सारी नींव छोड़कर जयपुर से पूरी तरह पीछे हट गया। देवलोक का एक सदस्य जमीन पर घुटनों के बल झुका, आदर से रिपोर्ट कर रहा था। रायली अभी भी कमजोर है, इतनी आसानी से पीछे हट गया। भैरव के स्वर में निराशा थी। लगता है मुझे खुद नहीं आना पड़ेगा। कोई जगह ढूंढो और रणवीर रायचंद को मिलने बुलाओ। जी। उसके अधीन ने सिर हिलाया और आदेश पूरा करने चला गया। दोपहर में विक्रम गंभीर चेहरे से रणवीर रायचंद के कमरे में आया। देवलोक वाले दरवाजे पर आए हैं। रणवीर रायचंद ने विक्रम को देखा और शांत स्वर में कहा। विक्रम का चेहरा हैरान हुआ। धाम स्वामी सच में दूरदर्शी थे। फिर जोर से सिर हिलाया। उन्होंने न्योता भेजा है वायुदूत मीनार पर बात करने को। वायुदूत मीनार जयपुर का नंबर 1 प्राचीन मीनार, बहुत मशहूर ऐतिहासिक जगह। यहाँ मिलना गहरे मतलब रखता था। चलो, देवलोक वालों से मिलते हैं, रणवीर रायचंद ने सीधे कहा। चलो। विक्रम के चेहरे पर उत्साह चमका। जयपुर में कई दिन बाद आखिर देवलोक वालों से आमने सामने मिलेंगे और देखेंगे कितना घमंड है उनका। थोड़ी देर बाद होटल से एक गाड़ी निकली, सीधे वायुदूत मीनार की ओर। गाड़ी में अभी भी 3 लोग थे, रणवीर रायचंद, विक्रम और साया। करण और लोहित अभी भी ओबरॉय परिवार की रक्षा कर रहे थे। हालांकि रायली जयपुर से पूरी तरह पीछे हट चुकी थी।
लेकिन देवलोक वाले अभी भी थे और रणवीर रायचंद मुख्य रूप से उनसे सावधान था। देवलोक ने बदले की आग में एक काल भेजा था, 3 बड़े अंडरवर्ल्ड किंग्स और दर्जनों दिव्य संप्रदाय मास्टर्स। ऐसी बड़ी लाइनअप दुनिया की 99% ताकतों को रौंद सकती थी। फिर भी रणवीर रायचंद सिर्फ विक्रम और साया को लेकर मिलने आया। बाहर वालों को पता चले तो हैरान रह जाएं। रुद्रधाम को दुनिया की नंबर 1 ताकत कहा जाता था, लेकिन सांसारिक दुनिया में 3 बड़े निषिद्ध क्षेत्र शामिल नहीं थे। बहुतों के लिए 3 बड़े निषिद्ध क्षेत्र किंवदंती थे, अमर अस्तित्व, और रुद्रधाम को उनसे ऊपर साबित करने का कोई कारण नहीं था। बहुत मानते थे कि रुद्रधाम और 3 बड़े निषिद्ध क्षेत्रों में अभी भी बड़ा फर्क है। आखिर 3 बड़े निषिद्ध क्षेत्रों की कम से कम लाखों साल की इतिहास थी, जबकि रुद्रधाम सिर्फ कुछ साल पुराना था। विरासत में तुलना ही नहीं हो सकती। रणवीर रायचंद ने देवलोक वालों को मारने की हिम्मत की और अब उनके बड़े बदले के सामने सिर्फ 2 नाग राजाओं को लेकर आया, सच में हैरान करने वाला। दोपहर 1 बजे धूप तीखी थी। वायुदूत मीनार 5 मंजिला, पूरी लकड़ी की बनी, प्राचीन आकर्षण से भरी। आमतौर पर पर्यटक भरे रहते, लेकिन इस वक्त सुनसान। सिर्फ एक दम घुटने वाली आभा पूरे इलाके को घेरे थी। दर्जनों ठंडे और खतरनाक लोग इलाके में बिखरे थे। सब विदेशी चेहरे, ठंडी आंखें, लगातार इधर उधर देखते, बेहद सतर्क। ये दिव्य संप्रदाय मास्टर्स थे, देवलोक में कोर मेंबर्स। उनकी ताकत सब तीसरे स्तर से ऊपर थी, यानी अंतरशक्ति मास्टर्स। अध्याय 142 घमंडी भैरव। वायुदूत मीनार के अंदर 3 और भी भयानक उपस्थितियां महसूस हो रही थी। 3 बड़े अंडरवर्ल्ड किंग्स प्रत्येक पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर तैनात। चौथी मंजिल पूरी खाली थी। सिर्फ 5वीं मंजिल पर देवलोक का भैरव अकेला चाय की मेज पर बैठा था। जैसे असीम राक्षसी ऊर्जा बाहर बह रही हो, पूरी वायुदूत मीनार को आसमानी दबाव में डुबोए हुए। 1 बजे ठीक रणवीर रायचंद से उसकी तय मिलन, फिर भी उसकी परछाई भी नहीं दिखी। क्या वो डर गया? भैरव ने खुद से बुदबुदाया। 1:10 अभी भी रणवीर रायचंद का कोई नामो निशान नहीं। माननीय भैरव कैस, रणवीर रायचंद जरूर डर गया है। क्यों ना हम हाईजी स्ट्रीट पर चढ़ाई करें और उसे नेस्तनाबूद कर दें, एक अंडरवर्ल्ड किंग ने रेडियो से रिपोर्ट की। क्या इसकी भौहें सिकुड़ी? वो फैसला सोचने लगा। दूर से एक सेडान दिखी, धीरे धीरे उनकी ओर आ रही। तुरंत सब सतर्क हो गए, आंखें गाड़ी पर जमी। किसकी है? पूछने की जरूरत नहीं। पल भर में गाड़ी वायुदूत मीनार के सामने रुकी। विक्रम और साया पहले उतरे, पिछला दरवाजा खोला। एक बेहद हैंडसम युवक उतरा। ये रणवीर रायचंद था। दर्जनों दिव्य संप्रदाय मास्टर्स ने उस पर नजर डाली। इतना जवान, उन्होंने कल्पना से कहीं ज्यादा जवान। फिर भी उसकी अदृश्य आभा भयानक थी। वायुदूत मीनार को घेरी असीम राक्षसी ऊर्जा को काफी हद तक बिखेर दी। विक्रम और साया ने भीड़ पर सतर्क नजर डाली। ये लोग मजबूत थे, उनकी साधना से नीचे, लेकिन फिर भी टॉप एक्सपर्ट्स। रणवीर रायचंद का चेहरा ठंडा था। वो सीधा वायुदूत मीनार की ओर चला। दिव्य संप्रदाय मास्टर्स पर नजर भी नहीं डाली। बस प्रवेश द्वार पर एक गंभीर पश्चिमी आदमी ने रास्ता रोका। रणवीर रायचंद, तुम देर से आए। हमने नदी किनारे थोड़ा घूमा, कोई दिक्कत? रणवीर रायचंद ने सपाट स्वर में कहा। अंडरवर्ल्ड किंग की आंखें तीखी हुईं। तुमने जानबूझकर हमें इंतजार करवाया। तुम्हारे भैरव ने हमारे धाम स्वामी को बुलाया, थोड़ा इंतजार करवाने में क्या बुराई? विक्रम ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। बदतमीजी, हमारे भैरव के सामने अनादर की हिम्मत। अंडरवर्ल्ड किंग गर्जा, हमारे धाम स्वामी के सामने चिल्लाना, तुझे लगता है तू किससे बात कर रहा है? विक्रम ने जवाबी वार किया। आमने सामने हो गए। हवा ठंडी पड़ गई, तलवारें निकलने को बेताब। तभी अंडरवर्ल्ड किंग को कोई संदेश मिला। ठंडी हंसी के साथ वो हट गया। भैरव ने ऊपर जाने की इजाजत दी है। रणवीर रायचंद ने उसे ठंडी नजर दी और ऊपर चला गया। मुबारक हो, तेरी कुत्ते जैसी जिंदगी बच गई, विक्रम ने गुजरते हुए ताना मारा। अंडरवर्ल्ड किंग का चेहरा पत्थर सा, कोई जवाब नहीं। दूसरी मंजिल पर देवलोक का एक और सदस्य मिला। वो बस खड़ा था, उदासीन और प्रतिक्रिया रहित। धाम स्वामी, ये शायद अंडरवर्ल्ड किंग्स हैं। इनकी आभा दिल्ली में मारी गई उस महिला किंग से मिलती है, विक्रम ने फुसफुसाया। आराम से, रणवीर रायचंद ने शांत कहा। आराम से ऊपर चढ़ता रहा। विक्रम ने शर्मिंदा हंसी दी। उसकी टेंशन धाम स्वामी से छुपी नहीं। आखिर देवलोक के लोग थे, थोड़ी बेचैनी तो बनती थी। डर नहीं, बस मजबूत दुश्मन के सामने सावधानी। साया इसके उलट शांत था। उसके लिए धाम स्वामी सर्वोच्च थे। जल्दी ही तीसरी मंजिल पर पहुंचे, जहां एक और अंडरवर्ल्ड किंग पहरे पर था। फिर कुछ नहीं बोला, नंगी तलवार जैसा खड़ा, ठंडा और निर्दयी। लेकिन जब रणवीर रायचंद का ग्रुप ऊपर जाने लगा, किंग ने रास्ता रोका। सिर्फ मिस्टर रणवीर ऊपर जा सकते हैं। तुम्हारे भैरव ने हमारे धाम स्वामी से मिलने कहा। अब घमंड कौन कर रहा है? विक्रम ने ठंडे स्वर में पूछा। ऊपर सिर्फ हमारे भैरव हैं, किंग ने उदासीन कहा। ये तुम्हारी समस्या है, हमें क्या? विक्रम ने जोरदार जवाब दिया। रणवीर रायचंद ने हाथ उठाया। यहाँ रुको, मैं अकेला जाता हूँ, कहकर वो ऊपर चढ़ गया।
अकेले भी तुम्हारा भैरव हमारे धाम स्वामी पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेगा। विक्रम ने फुंकारा, फिर साया के साथ तीसरी मंजिल पर रुक गया। अंडरवर्ल्ड किंग ने सिर्फ ठंडी मुस्कान दी, कुछ नहीं बोला। जब रणवीर रायचंद चौथी मंजिल पर पहुंचा तो वो पूरी खाली, बिल्कुल सुनसान। 3 बड़े अंडरवर्ल्ड किंग्स नीचे की मंजिलों पर थे, चौथी को जानबूझकर खाली छोड़ा। ताकत दिखा रहे, नजदीक किसी को रखने की हिम्मत नहीं। रणवीर रायचंद ने मन में हंसा। भैरव से मिला भी नहीं और उसका घमंड पहले से महसूस हो रहा था। रणवीर रायचंद 5वीं मंजिल की ओर चढ़ा, हर कदम के साथ प्रभुत्वपूर्ण ऊर्जा जोर से उफनी। जैसे घुड़सवार सेना दौड़ रही हो, भैरव की बनाई पूर्ण आभा को चूर चूर कर दिया। बूम! आखिरी कदम पर पूरी वायुदूत मीनार हिल गई। विक्रम, साया और कई अंडरवर्ल्ड किंग्स के चेहरे सफेद पड़ गए। ऊपर की सीढ़ियों की ओर देखा, कुछ दिखा नहीं। डर की दोनों लड़ रहे हों, लेकिन थोड़ी देर बाद खामोशी। ऊपर 5वीं मंजिल पर रणवीर रायचंद के आखिरी कदम ने भयानक आभा छोड़ी, जो भैरव की आभा को पूरी तरह दबाकर सूखी मिट्टी की तरह तोड़ दी। भैरव अभी भी बैठा, दिल में झटका लगा और सिर उठाया। काले लबादे के नीचे ठंडी नीली आंखें रणवीर रायचंद पर जमी। स्वागत है रुद्रधाम स्वामी, आपकी उपस्थिति से सम्मानित हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे देवलोक के लोग आर्यावर्त में घूमते बिल्कुल पसंद नहीं। रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। भैरव के सामने बैठ गया, शांत और अडिग। तो अगर रुद्रधाम स्वामी न रहें तो शायद कोई और हमें स्वागत करे। भैरव ने गहरे स्वर में कहा, जैसे जादूगर का मंत्र। तुम्हारे पूरे देवलोक को नेस्त नाबूद कर दूं तो आर्यावर्त में कोई नहीं आएगा, इससे भी बेहतर न। रणवीर रायचंद ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। भैरव की नीली आंखों में हैरानी और सावधानी चमकी, साथ में असीम ठंडक। ऐसी बात पूरे देवलोक को नेस्त नाबूद करने की, भैरव के सामने कहने की हिम्मत दुनिया में सिर्फ रणवीर रायचंद की थी। रुद्रधाम स्वामी की ताकत का नाम बहुत सुना, आज देख भी लिया। बस देखना यह है कि तुम्हारी ताकत भी तुम्हारी बातों जितनी ही हैरान करने वाली है या नहीं। अभी आजमा सकते हो, रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा। बहुत इच्छा है, लेकिन पहले देखते हैं बातचीत कैसे चलती है। भैरव ने अपनी हत्या की मंशा दबाई। क्या बात करनी है? रणवीर रायचंद ने सीधे पूछा। तुम्हारे रायचंद परिवार की वो मणि, भैरव ने अचानक कहा। और उसे कैसे बात करेंगे? रणवीर रायचंद ने आंखें सिकोड़ी। तुम्हारा रुद्रधाम और हमारा देवलोक कभी दुश्मन नहीं रहे, फिर भी तुमने मेरे एक अंडरवर्ल्ड किंग और 2 दिव्य संप्रदाय मास्टर्स को मार डाला, पूरे देवलोक का गुस्सा भड़का दिया। 3 बड़े निषिद्ध क्षेत्रों की भयानक ताकत उतरेगी तो तुम्हारा रुद्रधाम फट जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। रायचंद परिवार की पैतृक मणि सौंप दो और हमारी अधीनता स्वीकार करो, तो देवलोक का गुस्सा शांत हो जाएगा। भैरव ने ठंडे स्वर में कहा, स्वर में घमंड लबालब, जैसे देवलोक दुनिया का बादशाह हो और रुद्रधाम बस एक चींटी। अध्याय 143 काल से लड़ाई, रुद्रधाम को अधीन करना। ये सुनते ही रणवीर रायचंद जोर से हंसा। ये हंसी भैरव की अज्ञानता पर ताना थी। रुद्रधाम बनने के दिन से आर्यावर्त के पहाड़ों और नदियों की रक्षा के लिए था, बिना किसी चिंता के। वो एक तेज तलवार थे, दुनिया के अंधेरे को चीरने और हर दिशा से आने वाली छोटी धमकियों को कुचलने के लिए। एक अकेले भैरव का इतना पागलपन खुद को बहुत ऊंचा आंक रहा था। जब मैंने 10 राज्य गठबंधन को नेस्तनाबूद किया था, तब तुम्हारा देवलोक छुपकर काम रहा था, डकार भी नहीं मार सका। अब आर्यावर्त में आकर मुझे मौका दे रहा है। छोड़ो एक नव बड़े काल को, तुम्हारे देवलोक के बॉस आए तब भी हक नहीं। रणवीर रायचंद का स्वर बर्फ जैसा ठंडा था, असीम हत्या की मंशा के साथ जो पूरी वायुदूत मीनार हिला दी। आसमान का रंग बदल गया, काले बादल नीचे दबाए। चाहे दर्जनों दिव्य संप्रदाय मास्टर्स हों या 3 अंडरवर्ल्ड किंग्स, सबने सर्वनाश जैसी ताकत महसूस की। तुम बेहतर यही दुआ करो कि तुम्हारा वो काल थोड़ा समझदार हो, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। उसे ये आभा अच्छे से पता थी, हत्या की मंशा। धाम स्वामी ने हत्या की मंशा छोड़ी थी, और इतनी गाढ़ी, मतलब हालात गंभीर हो गए। तीसरी मंजिल पर अंडरवर्ल्ड किंग ने विक्रम को ठंडी नजर दी। हमारा भैरव तुम्हारे पूरे रुद्रधाम को मौका दे रहा है, उम्मीद है तुम्हारा धाम स्वामी इसे समझेगा। बूम! विक्रम और साया ने भयानक हत्या की मंशा छोड़ी। तुम्हारा वो देव सम्मेलन कुछ भी नहीं, रुद्रधाम को मौका देने का हक क्या? बातचीत का इंतजार करो, अभी तुमसे लड़ना नहीं चाहता, अंडरवर्ल्ड किंग ने घमंड से कहा। डर लग रहा है मार खाने का? विक्रम ने दबाव बनाया, हर कदम आगे। तुम? अंडरवर्ल्ड किंग गुस्से से खून उबाल पर। ऊपर वायुदूत मीनार पर रणवीर रायचंद की प्रभुत्वपूर्ण आभा के सामने भैरव का चेहरा बर्फ सा। रणवीर रायचंद, जब तुमने 10 राज्य गठबंधन को तबाह किया, हमारा देवलोक नहीं बोला, रुद्रधाम से डरकर नहीं, बल्कि हमारे पास और जरूरी काम थे। अब मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, नाशुक्री मत करो। तो बता, तू यहाँ क्यों आया है, ये क्यों सोचता है? रणवीर रायचंद ने अचानक पूछा। देवलोक की ताकत से मजबूर होकर आए हो, भैरव ने जैसे तय बात कही। रणवीर रायचंद ने हंसी उड़ाई। देवलोक सच में घमंडी था, खुद को बहुत बड़ा समझता।
गलत, मैं आया हूँ तुम सब देवलोक वालों को आखिरी सफर पर भेजने। उसने कभी देवलोक वालों से बातचीत करने का इरादा नहीं किया, अगर वो न बुलाते तो वो खुद ढूंढता। दिल्ली में सालों पहले देवलोक वालों ने रायचंद परिवार पर जो खूनी दुश्मनी की थी, वो 7 बड़े परिवारों के खत्म होने से खत्म नहीं हो जाएगी। हमें आखिरी सफर। ये सुनकर भैरव की आंखों में घना अंधेरा छा गया। रणवीर रायचंद की बातें बेहद घमंडी थीं। तुम पहले दुनिया में अजेय घूमते थे सिर्फ इसलिए कि 3 बड़े निषिद्ध क्षेत्रों ने हाथ नहीं डाला, वरना तुम क्या होते। लेकिन मैं तुम्हें भी एक मौका देता हूँ। सच बता, वो मणि के बारे में तुम्हें क्या पता है? रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में पूछा। देवलोक वालों को मारने की इच्छा थी, फिर भी मिलने आया था सिर्फ इस मामले की जानकारी के लिए। अगर तुम रुद्रधाम को लेकर अधीनता स्वीकार करो तो सब बता दूंगा, भैरव ने उदासीन कहा। तो बात खत्म, रणवीर रायचंद ने घोषणा की। उसके चारों तरफ की हत्या की मंशा सुनामी जैसी उफनी। बूम क्रैक, चाय की मेज तुरंत फट गई, टुकड़े इधर उधर उड़े। भैरव पीछे हटा, रणवीर रायचंद को ठंडे चेहरे से घूरा। लगता है जबरदस्ती अधीन करना पड़ेगा। बात खत्म होते ही उसके अंदर ऊर्जा लावा जैसी फूटी, बांह पर जमा हुई। हुश, उसने सीधा रणवीर रायचंद के सिर पर मुक्का मारा। ताकत आसमानी, हर दिशा में फैली। मुझे जबरदस्ती अधीन करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ, रणवीर रायचंद ने गर्व से कहा। मुक्का सामने करके वार किया। बैंग, भयानक धमाका हुआ। भैरव का शरीर पीछे उछला, वायुदूत मीनार के किनारे तक लगभग गिरते गिरते। तेरी साधना सिर्फ शक्ति देव स्तर है, फिर मुझसे इतना मजबूत कैसे? भैरव का स्वर अब हैरानी से भरा। पहले का घमंड साफ हो गया। मतलब तुम्हारे देवलोक की खुफिया जानकारी पुरानी हो गई, रणवीर रायचंद ने ठंडे कहा। राक्षस देवता जैसे आगे बढ़ा, पूर्ण दबाव फैलाया। शक्ति देव स्तर से ऊपर उस किंवदंती स्तर में पहुंचने का कोई रास्ता नहीं, मैं तुम्हें जरूर मार सकता हूं। भैरव ने फुंकारा। जमीन पर जोर से पैर पटका और हवा में उछलकर रणवीर रायचंद पर झपटा। बाज जैसे नीचे झपटा, 5 पतली उंगलियां स्टील की तरह हो गईं, शून्य स्तर को चीरती हुई रणवीर रायचंद की गर्दन पर। अगर लग जाती तो हड्डियां भी चूर हो जाती। तेज, लेकिन तू मेरे सामने है। रणवीर रायचंद का स्वर ठंडा, उसकी देह अचानक झिलमिलाई, जगह पर एक भ्रम छवि रह गई। जब भैरव की 5 उंगलियां भ्रम गर्दन पकड़ी, छवि टूट गई। वो हैरानी से चिल्लाया। उसकी स्पीड पहले से चरम थी, फिर भी सामने वाला और तेज। क्या ये सच में सिर्फ शक्ति देव स्तर था? ऐसा क्यों लग रहा कि दोनों एक स्तर पर ही नहीं? बूम, भैरव के हैरान होने में हवा का झोंका आया। अगले पल क्रैक, एक भंगुर टूटने की आवाज। भैरव की पूरी बांह पर भयानक वार पड़ा। हड्डियां टूटी, नसें कटी, खून छूटा। दर्द से भैरव का चेहरा विकृत हो गया। उसने सिर उठाया तो रणवीर रायचंद जमीन पर खड़ा था। उसका बड़ा हाथ खून के छींटों से रंगा। दोनों बाहें थीं, फिर भी एक वार से दूसरी तोड़ दी, जंगली ब्लेड जैसी तेज, भयानक। स्विश, बिना रुके रणवीर रायचंद ने फिर प्राण शक्ति जुटाई, बाढ़ जैसे आगे बढ़ा। बूम, मुक्का आया। हवा के झोंके चेहरे पर ब्लेड जैसे चुभे। भैरव को विरोध का मौका नहीं, सब बहुत तेज हुआ। अगले पल रणवीर रायचंद का मुक्का उसके सीने पर लगा। बूम, भैरव का शरीर पर बोला बनाकर उड़ा और जमीन पर जोर से गिरा। नीचे वायुदूत मीनार के दर्जनों दिव्य संप्रदाय मास्टर्स ने ऊपर देखा। भैरव और रुद्रधाम स्वामी लड़ रहे थे, बस दुनिया हिला देने वाला। एक नव बड़े काल में से था, अनगिनत संप्रदायों का मालिक, आसमानी ताकत। दूसरा रुद्रधाम स्वामी, कभी आर्यावर्त का मार्शल, कुछ सालों में दुनिया के शिखर पर। इन दोनों का आमना सामना जीवन में देखना दुर्लभ था। ऊपर वायुदूत मीनार पर भैरव को उड़ाने के बाद रणवीर रायचंद ने कोई बात नहीं की और बड़े कदमों से आगे बढ़ा। बूम बूम, हर कदम गड़गड़ाहट जैसा। राक्षस देवता जैसे नजदीक आता, भैरव के दिल में डर भर गया। आखिरी मौका, बोल वरना मत। ठंडी आवाज गूंजी। 9 आकाश हिला दिए। तुझे मुझे धमकाने का हक नहीं। भैरव ने मुंह से खून पोंछा और अचानक जमीन से उछला। उसके शरीर से गहरी अंधकार ऊर्जा तेजी से फैली, लबादा जोर से लहराया। रक्त शूल प्रकट हो, भैरव गर्जा। असीम राक्षसी ऊर्जा में एक खूनी शूल उसके हाथ में प्रकट हुआ। अध्याय 144। ब्रिकोदर तलवार से रक्त शूल भैरव का सिर काटा। रणवीर रायचंद, चून की तू अधीन नहीं होना चाहता तो मैं तुझे मार डालूंगा, भैरव ने अचानक गरज कर कहा। अंधकार ऊर्जा और गाढ़ी हो गई, लगभग पूरी वायुदूत मीनार ढक ली। तीसरी मंजिल पर विक्रम ने वो गुस्से की गरज सुनी। साया और वो अंडरवर्ल्ड किंग, सबके चेहरे सफेद पड़ गए। बुरा हुआ, लड़ाई शुरू हो गई। दोनों पक्ष भिड़ंत भूलकर सीधे ऊपरी मंजिल की ओर दौड़े। ऊपर वायुदूत मीनार पर रणवीर रायचंद अधिक खड़ा था, जबकि भैरव ने छोटा शूल थामा। नव बड़े काल में एक को शूल राज कहते हैं, वो तू ही है न। रक्त शूल में माहिर, बहुत देर से समझा, अब अधीनता स्वीकार करे तब भी मारूंगा, भैरव ने ठंडे कहा। शूल तुरंत उठाया। असीम राक्षसी ऊर्जा जमा हुई, जैसे अंतिम राक्षस जन्म ले रहा हो। भैरव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, प्राचीन युद्ध नगाड़े जैसी आवाज जो डर से भर देती।
नीचे वायुदूत मीनार देखते दर्जनों दिव्य संप्रदाय मास्टर्स हैरान। माननीय भैरव जी ने सच में रक्तशूल निकाला, रणवीर रायचंद गया। रक्तशूल निकला तो कोई नहीं टिकता। भैरव जी से मरना रणवीर रायचंद के लिए गर्व की बात, दुनिया में लगभग कोई उस शूल को झेल नहीं सकता। इस वक्त रणवीर रायचंद की नज़र ठंडी थी। वो रक्तशूल सच में भयानक था, उससे पहले से उसकी असाधारण ताकत महसूस हो रही थी। ये प्राण शक्ति नहीं बल्कि बहुत अनोखी शक्ति थी, अनगिनत पीड़ित आत्माओं से जमा अंधकार ऊर्जा। एक शूल, फिर भी नरक जैसा, उसे जीते जी निगलने को तत्पर। अपना रास्ता नाप, मंत्र खत्म कर भैरव ने ठंडे गर्जा, रक्तशूल सीधा रणवीर रायचंद पर छूटा। असीम राक्षसी ऊर्जा उसके साथ लहराई, भयानक दृश्य भैरव को दिखा नहीं। ठीक उसी पल वायुदूत मीनार के सामने खड़ी रणवीर रायचंद की गाड़ी की खिड़कियां फटी और एक ठंडी चमक आसमां की ओर उड़ी। ऊपर वायुदूत मीनार पर खूनी शूल असीम राक्षसी ऊर्जा में लिपटा, रणवीर रायचंद से सिर्फ 1 मीटर दूर। बूम बूम बूम। उसी पल विक्रम, साया और अंडरवर्ल्ड किंग मीनार पर पहुंचे और दृश्य देखा। धाम स्वामी, विक्रम और साया ने लगभग साथ चिल्लाया। वो भयानक छोटा शूल धाम स्वामी से इंचों दूर था, फिर भी उनकी देह हिली नहीं। हम, लगता है नाशुक्री करने वाले तुम्हारे रुद्रधाम वाले हैं। अंडरवर्ल्ड किंग ने ठंडी फुकार मारी। फिर भी वो हैरान था। रणवीर रायचंद को मारने के लिए माननीय भैरव जी ने रक्तशूल निकाला। बिना सोचे विक्रम और साया आगे बढ़े। धाम स्वामी को खतरे में नहीं रहने दे सकते। पीछे हटो, रणवीर रायचंद ने अचानक गड़गड़ाया। विक्रम और साया ठहर गए। ठीक उसी पल ठंडी चमक उड़ी और रणवीर रायचंद के हाथ में प्रकट हुई। जैसे आत्मा चली हो, उसने बांह जोर से झुलाई, ठंडी चमक बाहर छूटी। बूम क्रैक। अगले पल धमाका हुआ, जैसे रक्तशूल ठंडी चमक से टकराया और तुरंत टूट गया। हिस, भैरव स्तब्ध, रक्तशूल टूट गया। ये क्या चीज थी? वो अभी स्तब्ध था कि ठंडी चमक उसकी ओर उड़ी। तब जाकर भैरव को समझ आया, एक तेज तलवार। पफ, लेकिन देर हो चुकी, वो बच नहीं सका। तलवार चमकी, भैरव का शरीर ठिठका और जम गया। रणवीर रायचंद को अविश्वास से घूर कर बोला, ये कौन सी तलवार है? इतनी ताकतवर कैसे? रिकोदर, अपने 1 लाख गिरे भाइयों की याद में बनाए, इसे भाइयों की तलवार भी कहते हैं। रिकोदर, भैरव ने बुदबुदाया। अगले पल गर्दन से खून फूटा, सिर लुढ़का और वो मौके पर मर गया। स्विश। उसी पल रिकोदर तलवार रणवीर रायचंद के हाथ में लौट आए। दाहिने हाथ में तलवार, वो वायुदूत मीनार पर खड़ा, सफेद लबादा लहराता जैसे देवता। विक्रम और साया स्तब्ध रह गए। देवलोक के 9 बड़े काल में से एक मर गया। धाम स्वामी की ताकत भयानक। लगता है पहले की चिंता व्यर्थ थी। भैरव जी, अंडरवर्ल्ड किंग चिल्लाया, नीली आंखें डर से भरी। एक शक्तिशाली भैरव मारा गया, रक्तशूल इस्तेमाल करने के बावजूद। उन्हें तो रणवीर रायचंद को मारना था। ये कैसे? अंडरवर्ल्ड किंग समझ नहीं सका। बूम बूम। 2 और तेज कदमों की आवाज आई, जैसे 2 आकृतियां ऊपर वायुदूत मीनार पर प्रकट हुई। बाकी 2 अंडरवर्ल्ड किंग्स पहली नजर में लाश पर पड़ी और उनके शरीर में ठंडक दौड़ गई। भैरव जी मारे गए, सिर और धड़ अलग। बहुत भयानक। दोनों ने रणवीर रायचंद पर नजर डाली। और कौन कर सकता था? तूने हमारे भैरव जी को मार डाला रणवीर रायचंद, तूने मुसीबत मोल ले ली। 3 अंडरवर्ल्ड किंग्स गुस्से से जल उठे। मुसीबत मोल ली तब भी, तुम्हें मुझे सजा देने का हक क्या? रणवीर रायचंद ने ठंडे पूछा। उसकी सांप जैसी आंखों से तीनों किंग्स के दिल कांप गए। विक्रम, साया, मुझे पता है तुम देवलोक वालों से भिड़ना चाहते हो, क्या इन तीनों को संभाल सकते हो? रणवीर रायचंद ने अचानक पूछा। हाँ, विक्रम और साया ने तुरंत कहा, आंखें उत्साह से चमकीं। रुद्रधाम ने आसमां के नीचे सारी ताकतों को रौंदा, दुनिया के शिखर पर खड़ा, फिर भी 3 बड़े निषिद्ध क्षेत्रों से कभी नहीं भिड़ा, तो दोनों को बहुत दिन से इंतजार था। तुम लोगों से बहुत दिन सहा, अब आखिर लड़ सकते हैं, आओ। विक्रम ने होंठ चाटे, स्वर उत्साह से कांपा। मारो, भैरव जी का बदला लो। एक अंडरवर्ल्ड किंग गर्जा और तीनों ने साथ हमला किया। विक्रम और साया भी जोरदार आगे बढ़े। वायुदूत मीनार पर खूनी लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। हिलो, ऊपर जाओ और मदद करो। नीचे के दर्जनों दिव्य संप्रदाय मास्टर्स होश में आए और मीनार की ओर दौड़े। तुम जैसे कीड़ों से वायुदूत मीनार पर कदम रखने का हक नहीं। रणवीर रायचंद ने ठंडी नजर से घूरा। रिकोदर तलवार नीचे झुलाए। स्विश स्विश स्विश। 7-8 तलवार की ऊर्जा नीचे लहराए। पफ्ट पफ्ट पफ्ट। नीचे वाले तलवार की ऊर्जा से ठिठके, फिर सब जमीन पर गिर पड़े। हरेक के गले पर पतली खूनी लकीर। 5 मंजिल दूर, फिर भी एक तलवार की ऊर्जा से गले सील। दर्जनों दिव्य संप्रदाय मास्टर्स मारे गए। अगर युद्ध कलाकार देखते तो अविश्वास से सांस रोक लेते। ये दिव्य संप्रदाय मास्टर्स सब 3रे स्तर से ऊपर युद्ध कला में थे, यानी अंतरशक्ति एक्सपर्ट्स, फिर भी दूर से तलवार की ऊर्जा से मरे। अकल्पनीय। इनसे निपटाकर रणवीर रायचंद ने सिगरेट सुलगाए और अकेला मीनार पर टिका, बाकी लड़ाई शांत देखता रहा। सच में वो विक्रम और साया की असली लड़ाई ताकत परख रहा था।
युद्ध क्षेत्र छोड़े काफी वक्त हो गया। रणवीर रायचंद उन्हें याद दिलाना चाहता था कि दुनिया में अभी भी मजबूत दुश्मन है, कभी ढील नहीं देनी। विक्रम और साया की तकनीकें 3 अंडरवर्ल्ड किंग्स से बिल्कुल अलग थीं। उनकी ताकत रणवीर रायचंद के साथ युद्ध क्षेत्र में ढली थी। आधुनिक लड़ाई कला के साथ साथ पारंपरिक युद्ध कला भी साधी थी। उनके वार विविध, कठोर और कोमल का मिश्रण। अध्याय 145 पूर्ण नेस्तनाबूद। 3 बड़े अंडरवर्ल्ड किंग्स की तकनीकें पूरी तरह आधुनिक लड़ाई कला थीं। हालांकि उनके वार निर्दयी थे, लेकिन विक्रम और साया को जल्दी न गिरा सके तो लाचार हो गए। लेकिन उनके पास एक आदमी ज्यादा था। एक में विक्रम और साया पहले ही विरोधी को दबा चुके होते। बैंग बैंग बैंग, दोनों पक्ष जोर से भिड़े। हर हत्यारा तरीका पूरी तरह दिखा। रणवीर रायचंद के एक वार में भैरव को मारने की तुलना में ये मुके मुके की लड़ाई ज्यादा मजेदार थी। रिप, ठीक तभी विक्रम फिसला। दुश्मन ने छोटे चाकू से उसकी बांह काटी और खून बह निकला। तेरे बाप को गाली, चाकू से पीठ पीछे वार। बेशर्म, विक्रम गुस्से से गरजा। निहत्थे आगे बढ़ा। विक्रम अकेला घायल नहीं, साया से भी खून बह रहा था। 3 अंडरवर्ल्ड किंग्स साफ चिंतित हो रहे थे। अगर 2 नाग राजाओं को भी न संभाल सके तो रणवीर रायचंद से कैसे निपटेंगे। जल्दी न खत्म किया तो स्टेमिना खत्म हो जाएगी। रणवीर रायचंद को दोनों की बिल्कुल चिंता नहीं थी। ये जख्म कुछ भी नहीं, युद्ध क्षेत्र के घावों की तुलना में हल्के। वैसे भी उसे देखते हुए विक्रम और साया को जान का खतरा नहीं था। 3 अंडरवर्ल्ड किंग्स को उम्मीद नहीं थी कि रुद्रधाम के नाग राजा इतने जिद्दी होंगे। घायल होने पर और भयंकर। वक्त बीतता गया, किंग्स थकने लगे। विक्रम ने मौका पकड़ा और उल्टी कोहनी से एक को सीधे मार डाला। बाकी 2 रह गए। संतुलन बिगड़ा। विक्रम और साया के जोरदार हमले में दोनों उनके हाथों मारे गए। 3 बड़े अंडरवर्ल्ड किंग्स को नेस्तनाबूद कर विक्रम और साया थककर घुटनों पर हाथ टिकाए। काफी देर तक सीधे नहीं हो सके। धाम धाम स्वामी, हमने ठीक किया ना। विक्रम हौंफते हुए तारीफ मांग रहा था। बुरा नहीं, लेकिन मेरे बाद रुद्रधाम के सबसे मजबूत होने के नाते तुम्हें इन अंडरवर्ल्ड किंग्स से नहीं, देवलोक के नव बड़े काल से खुद को नापना चाहिए। रणवीर रायचंद ने ठंडे कहा। विक्रम और साया के चेहरे लटक गए। अंडरवर्ल्ड किंग्स से इतनी मशक्कत के बाद काल से जीत की उम्मीद नहीं। तारीफ मांगने आए थे और उदास हो गए। निराश मत हो, वो भैरव अभी शक्ति देव स्तर में कदम रखा था, सबसे मजबूत नहीं। रणवीर रायचंद ने दिलासा दिया। धाम स्वामी, दिलासा देने की जरूरत नहीं। सबसे कमजोर शक्ति देव स्तर भी शक्ति देव स्तर है, शक्ति राजा स्तर से बहुत ऊपर। विक्रम ने तर्कसंगत कहा। शूल राज कैस देवलोक के नव बड़े काल में सबसे आखिरी है। साया ने जोड़ा। इसके बाद दोनों और उदास दिखे। क्या सिर्फ 3 अंडरवर्ल्ड किंग्स मारे और काल से डर गए? रणवीर रायचंद ने ठंडे पूछा। बिल्कुल नहीं डरते, विक्रम और साया ने एक स्वर में कहा। तुरंत विक्रम ने कमजोर स्वर में जोड़ा, बस थोड़ा हतोत्साहित। कोई बात नहीं, देवलोक में सिर्फ 9 काल हैं। अगर तुम अष्टनाग राजा न संभाल सके तो छाया संप्रदाय जोड़कर काफी होगा। रणवीर रायचंद ने मजाक किया। नहीं, हम संभाल लेंगे, छाया संप्रदाय की जरूरत नहीं। विक्रम ने जल्दी कहा। डर की धाम स्वामी उन्हें कमजोर समझे या छाया संप्रदाय चमके? सच? रणवीर रायचंद ने मुस्कुराकर पूछा। बिल्कुल, काल कुछ भी नहीं, एक आए तो मारक इरादे से मार डालूंगा। विक्रम तुरंत जोश में आ गया। साया को कोहनी मारी। पुराने साया, कुछ बोल। हालांकि अभी हमारी ताकत काल से मेल नहीं खाती, अगली मुलाकात तक जरूर पकड़ लेंगे। और विक्रम ने कहा था हर आने वाले को मार डालेगा। साया ने गंभीरता से कहा। मैं? विक्रम और बुरा महसूस किया। शक कि साया ने फिल्म नहीं देखी और जानबूझकर चिढ़ा रहा। ठीक, अगली बार काल मिले तो तुम्हें अभ्यास के लिए छोड़ दूंगा। रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। विक्रम रोना चाहता था, लेकिन तुरंत गंभीर होकर बोला, रुद्रधाम की ताकत के लिए मुझे और साधना करनी होगी। उसकी आंखों से उदासी गई, जगह लड़ाई का जोश आ गया। रणवीर रायचंद रेलिंग पर टिका, दूर के गगनचुंबी इमारतों को देखता रहा। इस बार देवलोक ने एक भैरव, 3 अंडरवर्ल्ड किंग्स और दर्जनों दिव्य संप्रदाय मास्टर्स खोए। वो गुस्से से भर जाएंगे और नहीं छोड़ेंगे। जल्दी ही और लोग भेजेंगे। ये सुनकर विक्रम और साया गंभीर हो गए। जोश अलग, देवलोक सच में भयानक दुश्मन था। इस मुलाकात से पक्का सभी नव बड़े काल शक्ति देव स्तर के थे। शूल राज कैस 9वें नंबर पर पहले से इतना भयानक, ऊपर के 8 और डरावने होंगे। वैसे देवलोक के असली मालिक वो नहीं, अभी प्रकट नहीं हुए, रहस्य में लिपटे अस्तित्व। लेकिन ठीक तभी रणवीर रायचंद ने जोड़ा, बस उम्मीद है अगली बार देवलोक मुझे मारने आए तो सब साथ आएं, ताकि एक बार में नेस्तनाबूद कर दूं। हिस, ये सुनकर विक्रम और साया के चेहरे बदल गए। सोचा था धाम स्वामी चिंतित हैं, लेकिन वो सिर्फ डरते थे कि सब न आए, अलग अलग मारना परेशानी। ऐसा साहस वो मैच भी नहीं कर सकते थे। शायद यही असली ताकत होती है। दोनों ने प्रशंसा से आह भरी। विक्रम, रणवीर रायचंद ने अचानक पुकारा। हाजिर। विक्रम सीधा खड़ा हो गया। जाकर पता करो कि देवलोक ने काल सागर में 5 कुल प्रमुखों द्वारा छोड़ी दूसरी मणि हासिल की है या नहीं।
रणवीर रायचंद ने आदेश दिया। जी हाँ, विक्रम ने जोर से सिर हिलाया और काम निपटाने दौड़ा। देवलोक के दूतों को नेस्तनाबूद कर रणवीर रायचंद को जरा भी खुशी नहीं हुई। आर्यावर्त में कदम रखते ही उनका अंत्य था। बस वो कब मारना चुनता, ये सवाल था। बस अफसोस कि उस भैरव से मनचाही जवाब नहीं निकलवाया। आज की मिलन मणि के लिए थी, वरना बहुत पहले देवलोक वालों को घेर कर नेस्तनाबूद करने का आदेश दे देता। वो भैरव बहुत जिद्दी था, मौत तक एक सुराग नहीं दिया। रणवीर रायचंद को उलझाने की फुर्सत नहीं, न बोले तो मर जाए। कुछ उसे नहीं रोकता था। बस बाकी ये पक्का करना कि दूसरी मणि देवलोक के पास है या नहीं। राष्ट्रीय भाग्य एटलस वगैरह के बारे में रणवीर रायचंद ने सोचा भी नहीं। अगर जरा भी सुराग होता तो देवलोक 6 साल बाद भी रायचंद परिवार की मणि के लिए पीछे नहीं पड़ा होता। उन्हें शायद पता भी नहीं कि मुझे भी नहीं मालूम दादाजी कालनगर से लाई वो मणि कहाँ है। रणवीर रायचंद ने उदासीन कहा। जो पक्का था वो ये कि दादाजी कालनगर से लौटने के बाद मणि रणवीर रायचंद के पिता को सौंपी थी और रणवीर ने बचपन में एक बार देखी थी। लेकिन रायचंद परिवार के नरसंहार के बाद मणि गायब हो गई। रणवीर को पक्का भी नहीं कि नरसंहार में गायब हुई या पिता ने बहुत पहले कहीं गुप्त छुपाई थी। वो मणि ढूंढना बेहद मुश्किल। अचानक उसने अपनी बहन के बारे में सोचा, पता नहीं छोटी राशि कहाँ है और उसे मणि के बारे में कुछ पता है या नहीं।